हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में जितने भी वर्क हुए हैं उसके शासनकाल में कौन कौन सी संधियां हुई हैं उस सबको बारे में पढ़ेंगे। इसके शासनकाल के दौरान कौन कौन से युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है कि इसका शासनकाल कब से कब रहा था। तो इसका शासनकाल 1813 से 1823 के बीच में रहा था। इसी के दौरान देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो उसमें देखें तो पहला ये अंग्रेज नेपाल युद्ध होता है 1814 से 1816 के बीच में, और ये सुगौली की संधि के साथ समाप्त होता है। इस प्रथम अंग्रेज नेपाल युद्ध के बीच के कारणों को जाने तो नेपाली गोरखाओं के द्वारा भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है 1814 ईस्वी में, और ये बस्ती के नियर यूपी में होता है। ये अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का अनुसरण कर रहे होते हैं। गोरखाओं के द्वारा उत्तरी क्षेत्र में उनका आक्रमण नहीं किया जाता है अपने साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में। यदि हम अपना इंडिया मैप का देखें तो ये जो क्षेत्र है नेपाल का क्षेत्र है। नेपाल ये हमारा प्यारा भारत और खासकर यूपी और बिहार का क्षेत्र, इधर उत्तराखंड, और ये जो क्षेत्र है हिमालयन रीजन है, और इसके उत्तर में पड़ता है चीन, या यहाँ से बोले तो ये जो क्षेत्र है टेरिटरी ये चीन की पड़ती है। तो हिमालयन रीजन होने के कारण गोरखाओं के द्वारा चीन के क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया जाता है। ये किया जाता है भारतीय क्षेत्र में बस्ती के निकट और गोरखपुर के पास। इन दो क्षेत्रों में आक्रमण किए जाने पर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, और इसी को विरोध को दबाने के लिए इसके जो नेतृत्व करता था लॉर्ड हेस्टिंग, और इसके अलावा अन्य जो कमांडर इन चीफ थे वो नेपाल के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं। नेपाल की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था अमरसिंह थापा और भीमसेन थापा। अमरसिंह थापा जो था ये कमांडर इन चीफ था, और ये भीमसेन थापा वहां का प्रशासक था। दोनों के बीच में और लॉर्ड हेस्टिंग भारतीय गवर्नर जनरल था, उसका नेतृत्व कर रहा था। इसके अगर बात करें तो ब्रिटिश सेना कमांडर इन चीफ कौन था? डेविड ऑक्टरलिन। डेविड ऑक्टरलिन ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से। ये दोनों के बीच में ये युद्ध चलता है जो 1816 में समाप्त होता है। गोरखाओं को पराजय का सामना करना पड़ता है, और 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के साथ युद्ध है समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के बाद नेपाल के 1/3 भूभाग पर ये कब्जा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये युद्ध के कारण नेपालियों को, गोरखाओं को काफी बड़ा लॉस होता है। नेक्स्ट है तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में, इसी के शासनकाल में होता है। इससे पहले दो और मराठा युद्ध हुआ था जो अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। प्रथम जो मराठा युद्ध था 1775 से 1782 के बीच में था, और प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में था, और ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। ये जो हुआ था जो वारन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, 1795 तक होता है, 1795 तक होता है। इस तरह से देखें तो प्रथम मराठा युद्ध है सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में होता है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली। और ये देखें तो ये युद्ध क्यों होता है, तो मराठा साम्राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप जो है मौका इसी के साथ बढ़ता है जब 1802 ईस्वी में सूरत की संधि होती है। और सूरत की संधि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप का जो है मौका मिलने लगता है, जिसका फायदा लॉर्ड वेलेस्ली उठाता है सेकेंड मराठा युद्ध में। नेक्स्ट है तृतीय मराठा युद्ध, ये होता है 1817 से 19 के बीच में, जो हम लोगों ने देखा। 3 संधियों के साथ समाप्त होता है। एक तो होता है पूना की संधि पेशवाओं के साथ 1817 जून में,
इसके बाद होता है ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में, और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में, ये होलकरों के साथ होती है। ये तीन जो संधियां है, इसके साथ तृतीय मराठा युद्ध समाप्त होता है, और इस समय गवर्नर जनरल होता है भारत का लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो मराठा युद्ध में पराजित होते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनको बिठूर में भेज दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ये बिठूर कानपुर के नियर का क्षेत्र है, यहाँ पर इनको पेंशन याफ्ता बनाकर भेज दिया जाता है। मराठा साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। इसकी पिंडारियों का दमन 1817 ईस्वी में मराठा युद्ध के समय ही हो जाता है। इसके अलावा देखें तो लास्ट टॉपिक है आज का इनका, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल का। मद्रास के गवर्नर जनरल जो था गवर्नर थॉमस मुनरो 13 से 23 के बीच में था। इस समय देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था समझने से पहले हम लोग इसके पहले जो व्यवस्था थी उसको समझ लेते हैं, ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो इससे पहले अस्थायी बंदोबस्त चालू की गई थी, अस्थायी बंदोबस्त चालू की गई थी। इसको इस्तेमारी और जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने का जो मेन उद्देश्य था, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ऐसा चाह रहे थे कि वह उनको भू राजस्व की जो प्राप्ति है वो अच्छे से हो, दुरुस्त हो और टिकाऊ हो। तो उसके लिए कर्नवालिस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऐसा बोला गया कि आपको कुछ ऐसी भू राजस्व की प्रणाली लानी होगी जहां पर अस्थायी भू राजस्व की प्राप्ति है वो होता रहे। तो कंपनी जमींदारों से अस्थायी बंदोबस्त करने को कर्नवालिस को कहा, कर्नवालिस ने ऐसा किया। इसके लागू करने के पीछे कौन कौन से लोग थे जो महत्वपूर्ण योगदान दिए इसमें, तो एक था डंडास, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक था चार्ल्स ग्रांट और खुद कार्नवालिस। ये चार जो व्यक्ति हैं अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार थे। इसका देखें तो ये पूरे भारत का 19% क्षेत्रफल पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब इसमें बात आती है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके बीच हुआ था। ये कंपनी और जमींदारों के बीच में तय किया गया एक प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें भू राजस्व को दोनों लोगों के बीच में बांटा जाता था। इसमें देखें तो अस्थायी बंदोबस्त में इसको टोटल 11 भागों में बांटा गया था। मान लीजिए किसी को 99 रुपया की प्राप्ति होती है, चाहे 121 रुपया का मान लीजिए 121 रुपये की प्राप्ति होती है, तो इसका 11वां भाग जो था वो भू राजस्व मिलता था किसको, जमींदार को। यानी 121 का 11वां भाग देखें तो 11 जो था भाग 11 रुपये, मान लीजिए 121 रुपये मिला तो 11 रुपये भाग जमींदार को मिला। और नेक्स्ट जो बचता है 10/11 भाग यानी 110 रुपये, ये मिलता था किसको, कंपनी को 110 रुपये की प्राप्ति होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जो कंपनी थी उसको कृषि उत्पादकता में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था, जमींदारों को भी इंटरेस्ट नहीं था। बस इनको इंटरेस्ट अपने भू राजस्व से, अपने भू राजस्व को प्राप्ति करने के लिए जमींदारों द्वारा कृषकों का शोषण किया जाता था, ताकि जो इनको 1/11 भाग जो मिल रहा है ये ज्यादा से ज्यादा हो। कहीं कहीं तो जमींदार ऐसा भी काम करते थे कि ऐसा बोल देते थे कि इनको भू राजस्व की प्राप्ति 121 रुपये ना होकर मान लीजिए 99 रुपया ही हुआ है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी जो प्रॉफिट चाह रही थी वो कंपनी को नहीं हो रहा था, लेकिन किसानों को किसी भी प्रकार का इससे व्यवस्था से लाभ भी नहीं हुआ। जो व्यवस्था पहले चलती आ रही थी उस व्यवस्था से भी इसको दयनीय स्थिति होती गई। इसके बाद में हम लोग देखें तो कौन सी व्यवस्था लागू होती है। इस प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनी के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई जाती है थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में समझते हैं। रैयत मीन्स होता है किसान, किसानों से सीधा संबंध रखता था यह इस व्यवस्था में भू राजस्व के लिए कंपनी। तो रैयतों के साथ संबंध को देखें तो ये कंपनी जो है कोई
बहुत बड़ी अच्छी हितकारी नहीं थी किसानों के लिए। इनका मेन उद्देश्य था जो बिचौलिए बन गए थे जमींदारी व्यवस्था में, इन बिचौलियों को दूर करना, ताकि इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी वो ना होके कंपनी को डायरेक्ट हो जाए। अब मान लीजिए हम लोग ये अस्थाई व्यवस्था का देखें, ये अस्थाई व्यवस्था है या जमींदारी व्यवस्था जो बोल लीजिए। तो रैयत और बीच में आते थे जमींदार, और जमींदार इनसे राजस्व की वसूली करके किसको देते थे? कंपनी को। अब क्या हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयत डायरेक्ट इनको पे करेंगे अपना भू राजस्व में। लेकिन 1820 में जब रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुंडो द्वारा लागू किया जाता है, तो ये उन क्षेत्रों पर लागू किया जाता है जहां पर रैयतों की संख्या ज्यादा थी, यानी जिनके पास जो लैंड एरिया था, भू क्षेत्र था, वो कम था, जहां पे उपज से इनको अंग्रेजों को वैसे भी कोई लेना देना था नहीं। लेकिन जहां पर रैयतों की अगर संख्या देखें ज्यादा था, उस क्षेत्र में इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया गया। यदि हम अपने भारत की बात करें तो आजादी से पहले और आजादी के बाद में भी देखें तो रैयतों की संख्या ज्यादा है। रैयतों का अधिकार क्षेत्र जो है जमीनों पर, वो भूमियों पर कुछ ज्यादा देखने मिलती है जमींदारों से। तो इस तरह देखें तो इसका जो कवरेज एरिया है, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर कितने प्रतिशत जो क्षेत्र थे भारत के वो आते थे, तो 51% क्षेत्र इसके अधीन आते थे। 51%, और वो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जमींदारी, वो मात्र 19% क्षेत्र पर ही आता था, जो हमने आपको बताया भी था। 19% भूभाग पर क्या आता था? हमारा अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए 51% क्षेत्रफल होने के बाद में भी जो कंपनी का इंटरेस्ट था भू राजस्व को प्राप्त करने में, वो उनको उतना प्राप्त नहीं होगा। इसके कारण वो आगे चल के महालवाड़ी व्यवस्था फिर से लागू करते हैं, जो गांव के महाल यानी मुखिया के बीच से वो डायरेक्ट टाई अप करते हैं। अब किसानों को छोड़कर महाल के साथ अपना टाई अप करते हैं, उनसे भू राजस्व की इकट्ठा करने की बात करते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का देखें तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इसको आगे बढ़ाया था या इसको चालू करने में मदद की थी। तो पहला था थॉमस मुनरो, और दूसरा था एल्फिंस्टन, और तीसरे थे लॉर्ड हेस्टिंग। इस तरह से देखें तो ये 3 लोगों के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की गई थी। एल्फिंस्टन बॉम्बे का तत्कालीन गवर्नर था, जो उसका कार्यकाल था 1818 से 1827 के बीच में। एल्फिंस्टन 18 से 1827 के बीच में था, ये बॉम्बे का गवर्नर था। इसके देखें तो किसानों को भूमि पर मालिकाना हक मिला, कब्जाधारी अधिकार मिला, किसान अब भूस्वामी बन गए। अब भू राजस्व जो निर्धारित किया जाता था ये क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जाता था, और ये क्षेत्रफल में इनकी पैदावार पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। एक बार निर्धारित किया जाता था कि इतने क्षेत्रफल पर आपको कितना रुपए देने हैं। तो मान लीजिए कोई 1 एकड़ जमीन के लिए 10 रुपया भू राजस्व देना है, तो आपकी पैदावार हुई चाहे नहीं हो, उससे ब्रिटिश कंपनी को मतलब नहीं था। आपको 10 रुपए देने हैं तो देने हैं। इस तरह से देखें तो मनमाने ढंग से भू राजस्व की दर तय की गई थी, जिसके कारण किसानों को फिर से, रैयतों को फिर से क्या देखने मिलता है? परेशानी झेलने को मिलता है। इस तरीका से हम लोगों ने पूरे जो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको देख लिया। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।